अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं वनीम। दोस्तों हज 2027 के सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 3 इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जारी कर दी है। सर्कुलर नंबर 5, सर्कुलर नंबर 6 और सर्कुलर नंबर 7। ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्कुलर है। अगरचे आप हज 2027 के लिए जा रहे हैं और अगरचे आप स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के जाना चाहते हैं या फिर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, तीनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्कुलर ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको इन तीनों सर्कुलर में क्या बताया गया है पूरा डिटेल में बताएंगे। आप वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप देख रहे हैं हज एंड उम्रा बाय नईम। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सर्कुलर नंबर 5। सर्कुलर नंबर 5 में क्या बताया हज कमेटी ने। सर्कुलर नंबर 5 देखिए, ध्यान में रखें, जो हज 2027 में जाने वाले लोग हैं, कॉमन लोगों के लिए सर्कुलर नंबर 5 नहीं है, बल्कि जो लोग हज ट्रेनर बनना चाहते हैं, हाजियों की खिदमत करना चाहते हैं, ऑथोराइज हज कमेटी ऑफ इंडिया के ट्रेनर बनना चाहते हैं, इनके लिए यह है सर्कुलर नंबर 5। इसमें ट्रेनर्स का सिलेक्शन किया जाता है, यानी पूरे इंडिया से ट्रेनर सेलेक्ट किए जाते हैं, ऑथोराइज ट्रेनर जिन्हें कहा जाता है हज कमेटी ऑफ इंडिया के। और ये ट्रेनर्स के पास हाजियों की लिस्ट दी जाती है, हाजियों के कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, और ये ट्रेनर्स ही आपको, हाजी लोग को आगे गाइड करते हैं, हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। यानी आगे के जो कुछ भी प्रोग्राम होते हैं वो ट्रेनर से हैंडल करते हैं। आपकी ट्रेनिंग वगैरह की ज़िम्मे वो अपने ज़िम्मे लेते हैं, और हाजियों की बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनर्स के ज़रिए से खिदमत की जाती है, और ये बहुत बड़ा खिदमत का पेशा है। तो जो लोग भी एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज रखते हैं और हज किए हुए हैं, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि आप अपना ट्रेनर्स के लिए फॉर्म भरें। इसमें ट्रेनर्स के आप देख सकते हैं, एक सर्कुलर नंबर मैं आपके स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। इस सर्कुलर्स में क्राइटेरिया क्या है ट्रेनर्स का। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर, ये मिनिमम एजुकेशन 10+ होनी चाहिए, यानी 12 पास कंपलसरी होना ज़रूरी है इसके अंदर। साथ ही साथ एज आपकी इसके अंदर 25 टू 60 के बीच में होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर और 60 साल के नीचे होने चाहिए, और मस्ट परफॉर्म हज, और विद इन 5 ईयर्स के, लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आपने अगर हज किया है तो ज़्यादा आपको प्रीफर किया जाएगा। एज अ प्रूफ के लिए आपको वीज़ा कॉपी वगैरह ये तमाम चीज़ें देनी होती है, बैंक अकाउंट आपका देना होता है। और साथ ही साथ ये बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती चलूँ, कि ट्रेनर की जिम्मेदारी होती है यहाँ हाजियों को ट्रेन करना, तमाम चीज़ें यहाँ पर हाजियों को बताना। ट्रेनर्स को हज का मौका नहीं मिलता, ना ही ट्रेनर्स को हज के लिए ले जाया जाता है। इस बात को जहन में रख। देखिए यहाँ पर 4 नंबर का पॉइंट बताया गया है कि लैंग्वेज का अच्छा खासा आपको नॉलेज चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये तमाम आपको लैंग्वेजेस अच्छी खासी आनी चाहिए। आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। साथ ही साथ आपको तमाम हज के रिचुअल्स का, लॉजिस्टिक का, वहाँ के तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि आप हाजियों को गाइड कर सकें। जो ट्रेनर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ट्रेनर्स डायरेक्टली हाजियों से कनेक्टेड होते हैं, और हाजी ट्रेनर से कनेक्टेड होते हैं। वहाँ पर जाने के बाद भी हाजी लोग ट्रेनर्स को ही कॉल करते हैं और तमाम चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती है। देखिए ट्रेनर्स का सिलेक्शन ये ऑनलाइन ही होगा। हज कमेटी की वेबसाइट पर ट्रेनर का एक कॉलम खुला हुआ है राइट साइड में, आप जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपना वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं कि 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, और 23 अगस्त तक आपको फॉर्म भरना है ट्रेनर्स का। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होंगी 30 तारीख को, ये सीबीटी बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगी। और साथ ही साथ उसके बाद सिलेक्शन का इंटरव्यू होगा, यानी मुंबई हज हाउस में आपको बुलाया जाता है, वहाँ पर आपका फ़ेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाता है। 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच में ये इंटरव्यूज़ होंगे, और इंशाल्लाह जो 2 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन होगा आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स, यानी फर्स्ट ट्रेनर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद जो सिलेक्टेड ट्रेनर्स होते हैं उनका ये होगा, 2 दिन का प्रोग्राम होगा मुंबई हज हाउस में। दोस्तों ये था सर्कुलर नंबर 5, जिसमें तमाम मालूमात हमने आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो आप सर्कुलर भी ओपन कर सकते हैं, और सर्कुलर ओपन करके हर चीज़ आपको वहाँ पर डिटेल में समझ में आ जाएंगी। इंशाल्लाह मैं अब बताता हूँ आपको सर्कुलर नंबर 6 में क्या लिखा है। देखिए सर्कुलर नंबर 6 ये आते ही बहुत ही एक अच्छी खुशी की खबर थी। ये 10 तारीख को जब ये रिलीज़ हुआ तब बता दिया गया है कि ये 1 वीक का डेट बढ़ गया है पेमेंट भरने के लिए। बहुत सारे लोग परेशान थे कि डेट 10 दिन की मिली थी पेमेंट भरने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के सवालात थे, और बहुत सारी तंजीमों की तरफ से भी हज कमेटी ऑफ इंडिया को लेटर्स गए ये डेट बढ़ने के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी ने तकरीबन 1 वीक का टाइम दिया है। 17 अगस्त का टाइम दिया गया है डेट पेमेंट करने के लिए। 17 अगस्त मंडे का दिन है, लास्ट दिन होगा, इसके बाद डेट नहीं बढ़ेंगी, इस बात को आप जहन में रखें। और अगरचे आप पेमेंट नहीं भरेंगे 17 अगस्त तक, तो आपकी सीट्स
विदाउट इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट बता दिए बगैर कैंसिल कर दी जाएंगी। इस बात को भी आप जहन में रखें। देखिए दोस्तों, सर्कुलर नंबर 6 ये स्क्रीन पर आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 अगस्त ये लास्ट डेट दी गई है। दोस्तों, इसमें 3 नंबर का पॉइंट आप देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे कि हमारा सिलेक्शन शॉर्ट में हुआ है या नहीं हुआ है। और वो पेमेंट भरने के लिए भी रुके हुए थे कि अगरचे हमारा शॉर्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हमें छुट्टी इतने नहीं मिलेंगी। बहुत सारे एनआरआईज़ थे, वो लोग भी परेशान थे। लेकिन हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 6 में क्लैरिफाई कर दिया है कि जिन्होंने भी शॉर्ट अप्लाई किया था और उनका कुर्रे में सिलेक्शन हो गया है, तमाम का सिलेक्शन ये शॉर्ट में हो चुका है। आप अभी बिंदास अपना पेमेंट भर सकते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि हमने भी शॉर्ट में अप्लाई करके रखा है लेकिन हमारा वेटिंग लिस्ट में नंबर है। तो इस बात को जहन में रखें कि जिन्होंने शॉर्ट में अप्लाई किया है उनका सिलेक्शन अब हो गया है। अब इसके बाद जो लोग वेटिंग लिस्ट से कंफर्मेशन में आएंगे वो तमाम का सिलेक्शन नॉर्मल हज में होगा, यानी शॉर्ट का कोटा ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब जो लोग शॉर्ट में अप्लाई किए हैं और वो लोग वेटिंग नंबर में जिनका नंबर है, अब वो अगरचा उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो नॉर्मल हज के लिए ही अप्लाई होंगे। वो लोग शॉर्ट हज के लिए अप्लाई नहीं होंगे। इस बात को आप लोग जहन में रखें। साथ ही साथ ये बता दिया गया है कि आप जो पेमेंट करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर कैश जमा कराना चाहते हैं बैंक से, ये तमाम फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है। अगर चाहे आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने वाले हैं तो आपको अपना बैंक रेफरेंस नंबर उसके ऊपर ज़रूर लिखना है, अगर चाहे आप नॉर्मल स्लिप निकालेंगे। वरना अगर चाहे आप प्रिंटेड स्लिप निकाल रहे हैं जो जनरेट होके आएंगी तो उसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई होंगी। मैं 7 नंबर का पॉइंट दोबारा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बता दिया गया है कि 17 अगस्त तक आप अपना अगर पेमेंट नहीं करते तो बगैर कुछ बताए आपकी सीट्स डायरेक्टली कैंसिल कर दी जाएंगी। इसलिए आप पेमेंट के लिए बिल्कुल ताख़ीर ना करें और अपना पेमेंट जल्द से जल्द भरते। ये था सर्कुलर नंबर 6। और दोस्तों, 7वां जो सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 7, ये भी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, जो हज पर जाने वाले हैं उनके लिए नहीं है। इस बात को आप ज़हन में रखिए। सर्कुलर नंबर 7 जो आया है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सर्कुलर नंबर 7। ये सर्कुलर है सिलेक्शन ऑफ स्टेट हज इंस्पेक्टर। जो लोग यहाँ से हज इंस्पेक्टर बन के जाते हैं, जिन्हें प्रीवियसली खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था, हजियों की खिदमत करने के लिए जाते हैं, तो ये सर्कुलर उनके लिए है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि ये सर्कुलर में खालिस जो अप्लाई होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। नॉर्मल लोग इसमें हज के लिए नहीं जा सकते। हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि हम लोग हज की खिदमत करने के लिए जाना चाहते हैं, हाजियों की खिदमत का हमें मौका चाहिए, तो हमें क्या करना है। देखिए, ये तमाम फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अवेलेबल है। गवर्नमेंट सर्वेंट ही खादिमुल हुज्जाज बन के या ये स्टेट हज इंस्पेक्टर बन के जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मुस्लिम होना चाहिए। ओनली मुस्लिम कैंडिडेट शॉल बी अप्लाई फॉर दिस, यानी मुस्लिम्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा नंबर जो पॉइंट आप देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और द एप्लीकेंट मस्ट बी द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल आर्म फोर्स या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्डिंग ए क्लास और आई पोस्ट सेंट्रल, यानी आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वो मस्ट भी ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ उनकी एज 50 साल के नीचे होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं कि आपका भी पासपोर्ट है 31 अगस्त 2027 तक वैलिड होना चाहिए। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इसके अंदर, आपको हज के मुतालिक तमाम नॉलेजेस होने चाहिए, रिचुअल्स के, लॉजिस्टिक्स के, वहाँ के तमाम रुकने के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। और खादिमुल हुज्जाज ये मैक्स टू मैक्स 3 बार जा सकते हैं। अगरचे आप पहले 3 बार जा चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या आप 2 बार जा चुके हैं तो तीसरी बार आपको जाने का मौका है। मैक्स इसमें आप 3 बार जा सकते हैं। देखिए, ये था सर्कुलर नंबर 7। और भी डिटेल में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनकी तो जिम्मेदारी है कि खुद वेबसाइट पर जाए, सर्कुलर को निकाले और अच्छी तरीके से पढ़े। एक नहीं 2 बार अच्छे से समझ कर पढ़े। अगर आप जानने वाले नहीं हैं तो आप स्टेट कमेटी से, हज कमेटी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बताते चलूँ कि ये एप्लीकेशन डेट 13 अगस्त से स्टार्ट होंगे और जिसकी लास्ट डेट है 27 अगस्त तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इनका भी सीबीटी एग्ज़ाम होगा 6 सितंबर को। उसके बाद 18 तारीख से इनके इंटरव्यूज़ स्टार्ट होंगे। उसके बाद फिर मेडिकल फिटनेस वगैरह है, तमाम चीज़ें हैं। आप जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद वेबसाइट पर जाएँ, सर्कुलर निकालें और तमाम चीज़ें आप डिटेल में पढ़ें। ये थे 3 इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो इस वक्त हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हो चुके थे। इंशाल्लाह मज़ीद अगर कोई भी अपडेट आएँगी तो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।